दोस्तों नमस्कार। द मिशन क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आगे के 21 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन है, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 6 - 4n है तो इसका सारवंतर होगा। तो यहां पर देखिए 6 - 4n लिखा हुआ है सामान्य पद, तो n का वैल्यू रखेंगे यहां पर। इससे हम लोग अगर a1 निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे 6 - 4, तो यहाँ n का वैल्यू जो है 1 रखेंगे। 1 रखेंगे। 6 - 4 बराबर हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। उसी प्रकार a2 का मान, a2 दूसरा पद देखेंगे तो n का वैल्यू पुट करेंगे 2, 4 × 2, 6 - 8 ये हो जाएगा -2। इसी प्रकार हम देखेंगे a3, ये हो जाएगा 6 - n का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो 3 पुट करेंगे, 4 × 3, तो 6 - 12 बराबर हो जाएगा -6। तो यहां देखिए ये जो एपी बन रहा है, ये एपी कुछ इस तरह बन रहा है, 2 - 6 ... तो यहां हमको क्या पूछ रहा है, इसका सारवंतर पूछ रहा है। सारवंतर मतलब होता है डी, मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर एपी में हमेशा बराबर रहता है। डी जो निकालेंगे हम, a2 - a1, a2 है -2 माइनस a1 है 2, तो -2 -4 हो जाएगा। तो इसका सारवंतर सी नंबर सही होगा, -4। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, मतलब कौन एपी है। तो एपी में देखने के लिए हम सारवंतर निकालेंगे, और एपी में जो सारवंतर होता है वो दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हमेशा समान होता है। जो डी होता है वो हमेशा समान होगा। तो ये ऑप्शन देखिए ए नंबर से चेक करेंगे हम लोग। ये देखिए यहाँ पर जो सीधे दिख रहा है डी नंबर तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 जुटा। फिर देखिए यहाँ पर कितना जुट गया, यहाँ पर 6 जुट गया, जो कि ये नहीं जुटना चाहिए, मतलब बराबर बराबर होना चाहिए सब सारवंतर बीच में। तो हम लोग देखेंगे ये वाला, देखिए यहाँ पर ए से गुना तो a² होगा, फिर a² में a गुना होगा तो एक ही होगा। यहाँ पर भी सेम चीज जुट नहीं रहा है, यहाँ गुना हो रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी ऑप्शन गलत है। तो हम लोग ए नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए जो सारवंतर होता है वो हमेशा बराबर होना चाहिए, तो a2 - a1 डी निकलेगा। तो ये होगा a2 है यहाँ पर 4 -2, तो ये 4 + 2 हो जाएगा, जो बराबर होगा 6 के। इसी तरह देखिए यहाँ पर फिर सारवंतर निकालेंगे, a3 - a2, तो a3 कितना यहाँ पर -6 - 4, ये हो जाएगा -10। देखिए यहाँ पर सारवंतर, ये d1 इसको लिख देंगे, इसको d2, तो यहाँ पर d1 बराबर नहीं है d2 का, तो ये जो है एपी में नहीं होगा। हमेशा सारवंतर बराबर होना चाहिए। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी नंबर, ऑप्शन बी नंबर तो नहीं है, सी नंबर देखते हैं ऑप्शन को। d1 निकालते हैं, d1 a2 - a1, तो a2 कितना है 1/2 -3/2। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 1 - 3, तो ये हो जाएगा -2/2, तो ये हो जाएगा -1। अब देखिए यहां पर फिर है 1/, फिर हम d2 निकालेंगे, d2 हो जाएगा a3 - a2, तो a3 कितना है यहाँ पर -1/2 -1/2, तो माइनस इसको करेंगे यहाँ पर लघुत्तम 2 होगा, -1 और -1, तो -2/2 जो कट के कितना हो जाएगा -1 के बराबर। तो देखिए यहाँ पर जो है सारवंतर बराबर हो रहा है, ये भी चेक कर लेंगे हम लोग। यहाँ देखिए d3 चेक कर लेंगे, d3 बराबर होगा a4 - a3, तो a4 कितना है -3/2, a3 कितना है -1/2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 1/2, तो यहाँ लघुत्तम होगा दोनों का 2 -3 और +1 हो जाएगा -2/2, ये कट जाएगा 1, तो -1 आएगा। देखिए सभी में सारवंतर बराबर है, इसीलिए सी नंबर जो ऑप्शन है, ये वाला जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। मैं आशीष कुमार आपको बताने जा रहा हूँ 23 नंबर क्वेश्चन। वहाँ बोल रहा है मूल बिंदु के नियमक है ई x ई y x, ई होता है x डैश y डैश, ई x ई y x। वहाँ पर होता है मूल बिंदु, वहाँ पर 0,0 होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु होता है। इसको वहाँ पर x भी होता है 0 और y भी होता है 0। हम आपको देख लेंगे कौन आंसर है, ई नंबर होगा डी। ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ABC समरूप हो, ये समरूप का चिन्ह है, त्रिभुज PQR, मतलब दो त्रिभुज अगर समरूप है
तो उनके भुजा का अनुपात दे दिया है और हमसे उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछता है। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है और ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप इससे आधारित जो भी कॉन्सेप्ट है हम बता देते हैं इसमें। देखिए, अगर दो त्रिभुज समरूप होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो जो अनुपात त्रिभुज के भुजा का होगा, जो अनुपात त्रिभुज के भुजा का होगा वही अनुपात त्रिभुज के परिमाप का होगा और वही अनुपात बराबर त्रिभुज के परिमाप का अनुपात के बराबर हो जाएगा त्रिभुज के माध्यिका के अनुपात के, बराबर हो जाएगा त्रिभुज के माध्यिका का अनुपात और बराबर होगा त्रिभुज की ऊंचाई के अनुपात के। इसका मतलब है अगर आपको त्रिभुज के भुजा का अनुपात 2:3 दे दे, अनुपात मतलब बट्टा, बट्टा मतलब अनुपात, अगर त्रिभुज के भुजा का अनुपात 2:3 दे दे, आपके से परिमाप का अनुपात पूछे तो वो 2:3 होगा, आपसे माध्यिका का अनुपात पूछे वो भी 2:3 होगा और ऊंचाई का पूछे तो वो भी 2:3 होगा। लेकिन देखिए यहाँ क्वेश्चन पूछा है भुजा का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है, तो इसके लिए हम देखेंगे यहाँ पर जो त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है वो बराबर होता है त्रिभुज के भुजा के अनुपात के स्क्वायर का। देखिए यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है और हमसे भुजा का अनुपात दे दिया, तो भुजा का अनुपात 2/3 दिया, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। तो मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और इसका जस्ट उल्टा समझिएगा, अगर हमसे क्षेत्रफल का ही अनुपात दे देता और भुजा का पूछता, जैसे हमको दे देता 4/9 क्षेत्रफल का अनुपात देता और हमसे पूछता भुजा का अनुपात, तो क्या करते, ये स्क्वायर इधर रूट में बन जाता और रूट जैसे ही जाता है तो 4 9 में रूट जैसे ही पड़ेगा ये 2 हो जाएगा 3। तो जैसे हम लोग ध्यान रखेंगे इसमें कि अगर हमको जो है भुजा का अनुपात दे दिया है, ठीक है, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो डायरेक्ट उसका वर्ग कर देंगे, जैसे ये 2/3 दिया इसका डायरेक्ट वर्ग कर देंगे, और जैसे ही अगर क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया समरूप त्रिभुज में और हमसे भुजा का अनुपात पूछा तो तुरंत उसका अंडर रूट निकाल लेंगे। मैं मिशन क्लास का टीचर सिद्धार्थ प्रियदर्शी आपको 25 नंबर क्वेश्चन बता रहा है। इसमें दिया हुआ है, दी गई आकृति में x का मान निकालना है। ये एक त्रिभुज है PQR, एक त्रिभुज है, इसमें हमको ये x का मान निकालना है। ये x का मान निकालने के लिए आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे आसानी आपको इसमें पढ़े होंगे, इस तरह का कोण आप पढ़े होंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ से अगर शीर्षाभिमुख देखेंगे तो इसका कौन सा कोण आएगा, ये वाला एंगल आएगा, तो ये एंगल हमको मालूम हो जाएगा। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होता है। तो हम एक चीज ये भी पढ़े हुए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हमारा तीनों अंतः कोण कौन हो गया, एक अंतः कोण ये हुआ, एक ये हुआ, इसको कुछ मान लेते हैं थीटा, जो मन में है उसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा क्या हो गया 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, इसको क्या माने हैं थीटा, और तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो ये हमारा कितना हो गया 110 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा क्या हुआ 180 और 110 इधर क्या है, आगे में कुछ ना रहता है तो प्लस रहता है, और 110 इधर है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 110 माइनस में हो जाएगा। अब हमारा ये क्या हो गया 70 डिग्री। तो ये हमारा थीटा का वैल्यू कितना निकल गया 70 डिग्री। तो शीर्षाभिमुख कोण से ये हमारा क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो x का भी हो जाएगा 70 डिग्री। आप ये भूल जाइए तो आपको एक चीज याद रखिएगा, ये इस पे सरल रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है 180 डिग्री का। आप वहां से भी निकाल सकते हैं, आप भूल जाइए शीर्षाभिमुख क्या है। हम भूल गए कि ये शीर्षाभिमुख कोण है कि ना है, हम इसका निकाल लिए। आइए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, ये 60 ये 50 110 हो गया। तो ये 180 में घटाएंगे कितना आएगा 70 आएगा।
आपको पता है कि एक सरल रेखा पे बना हुआ कोण कितना होता है 180 डिग्री। तो ये 70 तो ये कितना हो जाएगा 110। अब इधर से देखिए ये एक सरल रेखा होगा और इस पर भी बना हुआ कोण कितना होगा 180 का। ये यहाँ से यहाँ 110 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं R 0,6 तथा S 8,0 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक है। रेखाखंड के हम लोग जानते हैं दो अंत बिंदु होता है, यहाँ दो बिंदु दे दिया है, उसका मध्य बिंदु मतलब बीच वाला बिंदु पूछ रहा है। तो देखिए एक रेखाखंड खींचते हैं, ये बिंदु दोनों फिक्स बिंदु दे दिया, ये R पॉइंट है और ये है S पॉइंट, और इसको जो है निर्देशांक दिया हुआ है 0,6 और इसका निर्देशांक है 8,0। और देखिए हमसे पूछ रहा है मध्य बिंदु के नियामक मतलब निर्देशांक, तो ये मध्य बिंदु मान लेते हैं, ये इसको Q मान लेते हैं और इसको हमको निकालना है। तो x, y इसके मध्य बिंदु, जब मध्य बिंदु रहता है तो जितना इधर उतना इधर, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा 1:1 के अनुपात में हो जाएगा ये। तो ये देखिए x1 है और ये y1 मान लेते हैं, ये x2 और ये क्या हो गया y2। जो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक हो गए, जो नियामक होगा वो q, x, y, जो मध्य बिंदु का निर्देशांक, इसका फॉर्मूला होता है x1 जोड़ x2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2, y1 जोड़ y2 बटे 2। जैसा कि पता है हमको पहले x आता है फिर y आता है। तो x1 के जगह पर देखिए 0 है, अब प्लस x2 के जगह पर 8 है बटा 2, y1 के जगह पर 6 है, y2 के जगह पर 0 है अब बटा 2। तो 0 में जब 8 को जोड़ेंगे तो 8 बटा 2 हो जाएगा और यहाँ 6 में जब 0 को जोड़ेगा 6 बटा 2, 2 चौकी 8 और 2 तिया 6, तो इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 4,3 और ये ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। 27 नंबर बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी P और Q के बीच की हमको दूरी पूछा है। तो दूरी सूत्र बराबर देंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब निकालने जाएंगे, रूट x2 कितना है, x2 है वहां पर 8 माइनस x1 कितना है, x1 है 4, इसका दोनों का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 है 2 माइनस y1 कितना पर है 6, इस दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे, 4 होगा, इस दोनों को घटाएंगे कितना होगा 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस इसको घटाएंगे कितना होगा -4 का होल स्क्वायर। तो क्या होगा रूट अंडर 416 प्लस 416 बराबर कितना होगा रूट 32, 4√2 इकाई। अब देखें वहां पर कितना में ऑप्शन पे है, ये होगा ए नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री पूछा। तो देखिए डायरेक्ट आइडेंटिटी पर लगा देंगे हम लोग, सर्वसमीका पर हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, और यहाँ देखिए जो थीटा है वो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए 60 डिग्री और 60 डिग्री है, तो साइन स्क्वायर 60 और प्लस कॉस स्क्वायर जो 60 डिग्री होगा वो किसके बराबर होगा 1, किससे, इस सर्वसमीका से हम डायरेक्ट उसको बना दिए। ये क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं होंगी। देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, रैखिक समीकरण युग्म संगत, देखिए जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसकी 3 स्थितियां हो सकती है। तो संगत जब हल होता है तो समीकरण युग्म संगत कहलाता है, जब हल नहीं होता है तो असंगत होता है। जब हल नहीं होता है तो जो रेखाएं होती है वो समानांतर होती है। देखिए जब संगत 2 स्थिति में होता है, जब एकल हल होता है और दूसरा अनगिनत हल होता है। एकल हल जब होता है तो रेखा जब खींचेंगे वो प्रतिच्छेदी होगा, और जब अनंत हल होता है तो रेखाएं संपाती होगी, मतलब एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाती है। तो देखिए यहाँ पर जब समीकरण युग्म जब संगत होगा उसकी 2 स्थितियां हो सकती है। पहला कि वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, और दूसरा क्या होगा, ये दोनों जो है रेखाएं एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएगी, मतलब संपाती हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। मैं 30 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, बिंदु -6 -5/2 किस पाद में स्थित है। यहाँ ऑप्शन दिया प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय। पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं। यहाँ x हुआ, x डैश हुआ, y हुआ, y डैश हुआ, ये हुआ फर्स्ट, ये हुआ सेकेंड, ये हुआ थर्ड, ये हुआ फोर्थ। यहाँ पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं,
तो इसमें होगा x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव, और इसमें होगा x होगा निगेटिव और y होगा पॉजिटिव, इसमें होगा x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, इसमें होगा x पॉजिटिव और y होगा निगेटिव। तो देखिए किसमें है, यहाँ -6 और यहाँ -5 है, तो ये होगा तृतीय में।